हेलो डियर स्टूडेंट, मैं राहुल यादव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म परम ज्ञान एकेडमी पर। डियर स्टूडेंट, हम लोग प्राचीन इतिहास के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण आयाम पर चर्चा कर रहे थे। वह कौन सा महत्वपूर्ण आयाम था? तो हम लोग सैंधव सभ्यता पर चर्चा किया जा रहा था और सैंधव सभ्यता में हमें कैसे इस टॉपिक को पढ़ना है, हम लोगों ने इसका विभाजन किया और किस प्रकार से पढ़ना है ये भी बताया। और डियर स्टूडेंट, हम लोगों ने कुछ टॉपिक को कवर किया था। क्या क्या कवर किया था? तो सैंधव सभ्यता के नाम का इतिहास देखा गया, यानी सैंधव सभ्यता का नाम क्या क्या है। तो इसको कई नामों से जाना जाता है। जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि इसे सिंधु सभ्यता कहते हैं, कांस्ययुगीन सभ्यता कहते हैं, हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है और साथ ही साथ सरस्वती सभ्यता भी कहा जाता है। और अगर हम बात करें ऐसा क्यों कहा जाता है, इसको कई नाम से क्यों जाना जाता है, इस पर भी चर्चा किया गया। और दूसरे टॉपिक को हम लोगों ने कवर किया था कि सैंधव सभ्यता की उत्पत्ति कैसे हुआ। तो सैंधव सभ्यता की उत्पत्ति को लेकर हमने बताया कि इसमें जो है आज भी मतभेद है, तमाम प्रकार के जो है मतभेद पाए जाते हैं। और एक कौन से इतिहासकार आते हैं? स्वदेशी इतिहासकार। और दूसरा कौन से इतिहासकार आते हैं? तो देशी इतिहास जो है विदेशी इतिहासकार, स्वदेशी इतिहासकार और विदेशी इतिहासकारों पर चर्चा किया गया। और स्वदेशी इतिहासकार जो होंगे, इनका कहना था कि सैंधव सभ्यता की उत्पत्ति कहां से हुई है? अपने भारत देश से हुई है। कौन कौन से ऐसे इतिहासकार थे? तो जैसे हमने बताया था डियर स्टूडेंट, अमलानंद घोष महोदय हो गए, फेयर सर्विस महोदय हो गए, यशआर राव महोदय हो गए और डीपी अग्रवाल का कहना था कि सैंधव सभ्यता की उत्पत्ति अपने भारत से हुआ है, ना कि मेसोपोटामिया की सभ्यता से हुआ है। और अगर बात किया जाए तो फेयर सर्विस महोदय ने बताया कि सैंधव सभ्यता की उत्पत्ति बलूचिस्तान में दो संस्कृतियां निवास करती हैं, कुल्ली और नाल, इसी से हुआ है। और जबकि डीपी अग्रवाल महोदय कहते हैं, सॉरी, अमलानंद घोष महोदय कहते हैं कि सैंधव सभ्यता की उत्पत्ति बीकानेर में रहने वाली सोथी संस्कृति से हुआ है। ऐसा क्यों कहते हैं अमलानंद घोष महोदय? क्योंकि जो सोथी संस्कृति थी यह भी किस वृक्ष का पूजा किया करती थी? तो पीपल के वृक्ष का पूजा किया करती थी। और जो इनके मृदभांड थे, मृदभांड को आप बर्तन भी इनके कह सकते हैं, दोनों में काफी समानताएं देखने को मिलती है। और वहीं पर अगर बात किया जाए विदेशी इतिहासकार क्या कहते हैं कि सैंधव सभ्यता की उत्पत्ति कहां से हुआ है? मेसोपोटामिया से हुआ है। कहां से हुआ है डियर स्टूडेंट? तो मेसोपोटामिया से हुआ है। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर जो है आप अध्ययन करेंगे तो जो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी और सैंधव सभ्यता थी, इनमें काफी समानताएं देखने को मिलती हैं। लेकिन अगर विधिवत पूर्ण अच्छे से अध्ययन किया जाए तो समानताएं के साथ साथ असमानताएं भी देखने को मिलती हैं, जो आज हम लोग चर्चा परिचर्चा करने वाले हैं। और कौन कौन से विदेशी इतिहासकार थे जो कह रहे थे कि सैंधव सभ्यता की उत्पत्ति मेसोपोटामिया की सभ्यता से हुई है? तो जैसे हमने बताया था, जॉन मार्शल महोदय हो गए, जिनके नेतृत्व में सन 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज किया था। मार्टिमर व्यूलर महोदय हो गए, ये भी कहते हैं कि सैंधव सभ्यता की उत्पत्ति कहां से हुआ है? मेसोपोटामिया से हुआ है। और अगर बात किया जाए तो क्रेमर महोदय हो गए, गार्डन चाइल्ड महोदय हो गए और साथ ही साथ एक भारतीय इतिहासकार भी थे जिन्होंने कहा कि भैया सैंधव सभ्यता की उत्पत्ति कहां से हुआ है? मेसोपोटामिया की सभ्यता से हुआ है। वह भारतीय इतिहासकार कौन थे डियर स्टूडेंट? तो वह भारतीय इतिहासकार एच.डी. सांकलिया महोदय थे। हम लोगों ने यहां तक चर्चा और परिचर्चा कर लिया गया था।
आज हम लोग देखेंगे कि भैया ये जो स्वदेशी इतिहासकार हैं और विदेशी इतिहासकार हैं, इन्होंने ऐसा क्यों कहा, तो हमने बताया काफी समानताएं देखने को मिलती है दोनों सभ्यताओं के बीच में। दोनों सभ्यताएं एक जो है कि नदी के क्षेत्र में विकसित थी, साथ ही साथ काफी समानताएं देखने को मिलती हैं। तो आज इनमें अंतर क्या क्या देखने को मिलता है, असमानताएं क्या देखने को मिलती हैं, उस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो हेडिंग करेंगे सैंधो सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता में अंतर। यानी आज हम लोग क्या देखने वाले हैं, इन दोनों सभ्यताओं में अंतर क्या क्या था, आज उस पर हम लोग चर्चा और परिचर्चा करने वाले हैं। तो आइए हेडिंग करते हैं अंतर, और पहले एक एक पॉइंट को हम लोग समझेंगे, फिर उसके बाद लिखा जाएगा। और डियर स्टूडेंट, आप लोग बिलीव कीजिए, एक बार पूरे टॉपिक को जो है खत्म होने दीजिए, फिर आप टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी कोई भी पेपर प्रीवियस ईयर पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे, सारे क्वेश्चन होंगे, सारे टॉपिक कवर होंगे। बस आप लोग निरंतर वीडियो को देखते रहना, साथ ही साथ रिवीजन करते रहना। जो है अब जो है आप लोगों को लगातार वीडियो मिलती रहेंगी, तो इसलिए यूट्यूब चैनल पर बने रहिएगा। और हाँ डियर स्टूडेंट, परम ज्ञान एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अर्थात यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। चलिए हम लोग अंतर पर चर्चा करने वाले थे, और अंतर किसके किसके बीच में देखा जाएगा डियर स्टूडेंट, तो हम लोग अंतर देखेंगे सैंधो सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता में। इसमें देखा जाएगा सैंधो सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता में अंतर क्या था। मेसोपोटामिया, चलिए आइए हम लोग एक एक पॉइंट पर चर्चा करेंगे कि इनमें अंतर क्या क्या था। तो डियर स्टूडेंट, अगर हम पहला अंतर की बात करें, आइए पहले हम लोग समझ लेते हैं, फिर उसके बाद लिखा जाएगा। अगर सैंधो सभ्यता की हम जल निकासी प्रणाली की बात करें, जल निकासी मतलब जो नालियां बनी होती थी वो पक्की ईंटों की बनी होती थी, वैज्ञानिक पद्धति पे बनी होती थी। जो नालियां होती थी वो ऊपर से ढकी होती थी। सैंधो सभ्यता में ऐसी सभ्यताएं थी। आज के समय में जो नालियां हैं रोड के किनारे, उनके पानी जो है ऊपर चले आ रहे हैं, थोड़ा से अधिक वर्षा हुआ तो आपके जो है कि मकान में घुस जा रहा है। लेकिन सैंधोवासी, सैंधो सभ्यता के लोग वैज्ञानिक पद्धति से अपनी नालियां को बनाते थे, नालियां ढकी होती थी। आज के समय आप देख लीजिए कितनी नालियां ढकी हुई हैं, कभी साफ सफाई नहीं। लेकिन सैंधोवासी जो थे उनकी नालियां ढकी होती थी, वैज्ञानिक पद्धति पे बनी होती थी। ऐसा नहीं होता था कि वर्षा होने पर जो नालियों के जल हैं वो आपके मकान में, आपके घरों में घुस जाए। वहीं पर अगर मेसोपोटामिया सभ्यता की हम बात करें, तो मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी, इनकी नालियां जो थी वो अल्प विकसित थी या कच्ची ईंट की बनी होती थी, ढकी नहीं होती थी। तो भैया कैसे ये लोग कह रहे हैं कि सैंधो सभ्यता के लोग नकल मारे थे? हम तो ये कह सकते हैं कि भैया हमारे यहाँ विकसित अवस्था में पाई गई, इनके यहाँ अविकसित अवस्था में पाई गई, तो कैसे नकल? हम तो ये कह सकते हैं कि सैंधो सभ्यता का नकल मेसोपोटामिया के लोग किए थे, क्योंकि यहाँ पर विकसित है और यहाँ पर अविकसित है। और दूसरे अंतर की अगर बात करें, तो जो सैंधो सभ्यता का नगर नियोजन था वह एक समुचित नगर नियोजन था। वह एक दूसरे से एकदम जालनुमा संरचना में बंधे होते थे और पास पास रहते थे। और मेसोपोटामिया की बात करें तो यहाँ के नगर जो थे वो अलग अलग थे। आगे चल के बताएंगे कि सैंधो सभ्यता के नगर दो वर्गों में विभाजित थे, है ना, पूर्वी और पश्चिमी जो है क्षेत्र। एकमात्र नगर कौन सा था? धौलावीरा। यह 3 वर्गों में विभाजित था। इस पर जब हम लोग नगर पर चर्चा करेंगे तो उस पर जो है कि अध्ययन किया जाएगा। तीसरा अगर बात करें तो जो मकान बने होते थे सैंधो सभ्यता के लोगों का, घर बना होता था, पक्की ईंट का प्रयोग किया जाता था। और यहीं पर अगर हम बात करें मेसोपोटामिया सभ्यता का, तो ये लोग कच्ची ईंट का प्रयोग किया करते थे। और दूसरा अगर बात किया जाए तो मंदिर का जो है, हमारे सैंधो सभ्यता में किसी भी प्रकार के मंदिर का साक्ष्य नहीं मिला है, जो कि मेसोपोटामिया की सभ्यता में मंदिर का साक्ष्य भी मिला है।
और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो जो सैंधव सभ्यता की लिपि थी वह चित्रात्मक लिपि थी, यानी ये जो लोग लिखते थे वह चित्र बना के लिखा करते थे। और हाँ, आप लोगों से एक प्रश्न है कि सैंधव यानी हड़प्पा सभ्यता की लिपि को वैज्ञानिक तरीके से पढ़ने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था? आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, नहीं जो है आप लोगों को आएगा तो हम बताएंगे। बट एक बार आप लोग स्वयं से ट्राई करेंगे कि सैंधव सभ्यता की लिपि को वैज्ञानिक तरीके से जो है पढ़ने का प्रयास किसने किया था। अब हम लोग लिपि पर बात कर रहे थे, तो सैंधव सभ्यता की जो लिपि थी वह कैसी थी? जो है चित्रात्मक थी, जबकि मेसोपोटामिया की जो लिपि थी वह कैसी थी डियर स्टूडेंट? तो किलाक्षर थी। सैंधव सभ्यता की लिपि अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, और मेसोपोटामिया सभ्यता की लिपि की अगर बात किया जाए तो उनके लिपि का अध्ययन किया जा सका है। और अगर हम बात करें तो इतने अंतर हम लोगों ने देखा, तो किस विषय पर ये लोग कह रहे थे, इसलिए आज भी मतभेद बना हुआ है। आइए एक एक अंतर को देख लिया जाता है। पहला, मेसोपोटामिया में हम लोग लिखेंगे जल निकासी प्रणाली, जल निकासी प्रणाली विकसित थी, विकसित थी। और इसमें लिखेंगे जल निकासी प्रणाली अविकसित थी, जल निकासी प्रणाली अविकसित थी। इसमें दूसरा पॉइंट लिखेंगे डियर स्टूडेंट, नगर नियोजन, नगर नियोजन जालनुमा संरचना में समायोजित थे, समायोजित थे। और इसमें दूसरा पॉइंट लिखेंगे नगर नियोजन, नगर नियोजन समायोजित नहीं थे। तीसरा पॉइंट लिखेंगे सैंधव सभ्यता में सैंधव सभ्यता की लिपि कैसी थी डियर स्टूडेंट? तो चित्रात्मक थी। और वहीं पर अगर हम बात करें तो मेसोपोटामिया की, मेसोपोटामिया की लिपि किलाक्षर थी। अगला हमने अंतर क्या बताया? मंदिर का साक्ष्य, मंदिर का साक्ष्य नहीं प्राप्त हुआ था। और अगर हम बात करें मेसोपोटामिया की सभ्यता का, तो मंदिर का साक्ष्य, मंदिर का साक्ष्य प्राप्त हुआ था। हम लोगों ने ये अंतर देखा, क्या क्या अंतर थे। और एक अंतर और आप लिख सकते हैं कि जो मकान या घर था, आई होप आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर आगे अगला अंतर हम लोग देख लेते हैं। चलिए,
एक अंतर और देख लिया जाता है। इनके जो मकान थे, सैंधव सभ्यता का जो मकान था वह पक्की ईंटों का बना होता था, जबकि मेसोपोटामिया का जो मकान होता था वह कैसे ईंटों का बना होता था, तो कच्ची ईंटों का। लिख लेंगे मकान, या आप कह सकते हैं घर पक्की ईंटों का बना था, और जबकि इनका कैसे ईंटों का बनता था, कच्ची ईंट का बना था। हम लोगों ने सैंधव सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता में अंतर को देखा गया। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा डियर स्टूडेंट। अगला अब हम लोग हेडिंग क्या पढ़ने वाले हैं, मैं आप लोगों को बताया भी था कि हम लोगों को किस तरीके से पढ़ना है। तो अगली हेडिंग हमारी होने वाली है सैंधव सभ्यता का क्षेत्र विस्तार। अगर अब हम लोग बात करें सैंधव सभ्यता के क्षेत्र विस्तार का, यानी सैंधव सभ्यता का जो क्षेत्र था वह कितने देशों में इसका साक्ष्य मिलता है, तो सैंधव सभ्यता के साक्ष्य 3 देशों में मिलते हैं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत में देखने को मिलता है। अफगानिस्तान के 2 क्षेत्रों में जो है कि देखने को मिलता है, कौन कौन सा है, तो मुंडी गाक और शुतगोई है। और वहीं पर अगर हम बात करें जो है पाकिस्तान के 3 क्षेत्र में देखने को मिलता है, जो है बलूचिस्तान प्रांत, सिंध प्रांत और पंजाब प्रांत। बलूचिस्तान प्रांत के अंतर्गत 4 क्षेत्र देखने को मिलते हैं, सुतका गेंडोर, डाबरकोट, बालाकोट देखने को मिलता है। और वहीं जो है सिंध प्रांत के अंतर्गत मोहनजोदड़ो हो गया, चन्नूदड़ो हो गया, और जो है मोहनजोदड़ो, चन्नूदड़ो और बात करें जुड़ेल जोदड़ो, आमरी और कुटदिजी, ये किसके अंतर्गत आते हैं, तो सिंध प्रांत के अंतर्गत आते हैं। बचा कौन है, पंजाब प्रांत की अगर बात किया जाए तो पंजाब प्रांत के अंतर्गत जिसका हम लोग अध्ययन कर रहे हैं हड़प्पा सभ्यता का, हड़प्पा सभ्यता करें, हड़प्पा नामक स्थल मिलता है, और डेरा इस्माइल, रहमान डेरी और गुमला तथा जलीलपुर इसके क्षेत्र मिले। ये है सैंधव सभ्यता का क्षेत्र विस्तार। हमने 3 देशों में बताया, फिर उसको हमने विभाजन किया। और अगर हम बात करें, आपसे कोई पूछे कि जैसे भारत का आकार कैसा है, तो आप लोग बताते हैं जो है लक्षवाब है, या जो है कि तो उसी प्रकार से सैंधव सभ्यता का आकार कैसा था, तो सैंधव सभ्यता का आकार की अगर हम बात करें तो सैंधव सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार था। सैंधव सभ्यता का क्षेत्रफल कितना था, कुल क्षेत्रफल इसका कितना है, तो 12,99,600 वर्ग किलोमीटर है। और अगर बात करें जैसे भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु, सबसे उत्तरी बिंदु आप लोग पढ़ते हैं जियोग्राफी के अंतर्गत, सबसे पूर्वी तथा सबसे पश्चिमी, वैसे अगर हम बात करें कि सैंधव सभ्यता का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, तो सैंधव सभ्यता का सबसे उत्तरी बिंदु मांडा है। और मांडा कहां पर पड़ता है डियर स्टूडेंट, तो मांडा जम्मू कश्मीर में पड़ता है। साथ ही साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि यह किस नदी के तट पर है, तो किस नदी के तट पर है, तो चिनाब नदी के तट पर है। उत्तर में हुआ तो आइए सीधा दक्षिण में चलते हैं। दक्षिणी क्षेत्र की अगर बात किया जाए इसका, तो दैमाबाद है। दैमाबाद कहां पर पड़ता है, तो महाराष्ट्र में पड़ता है। महाराष्ट्र में पड़ता है, किस नदी के तट पर यह दैमाबाद पड़ता है, तो गोदावरी नदी, और गोदावरी नदी को प्रवरा नदी के नाम से भी जाना जाता है। उत्तरी हो गया, दक्षिणी हो गया, उत्तरी मांडा, दक्षिणी दैमाबाद। मांडा किस नदी के तट पर, जो है चिनाब कहां पर पड़ता है, जम्मू कश्मीर, और दैमाबाद महाराष्ट्र, जो है गोदावरी या प्रवरा नदी के तट पर। आइए पूर्वी का देखा जाता है।
पूर्वी क्षेत्र की अगर इसके हम बात करें तो इसका पूर्वी क्षेत्र आलमगीरपुर है। अगर बात किया जाए कौन सी नदी है तो हिंडन नदी के तट पर है। और अगर हम बात करें ये आलमगीरपुर पड़ता कहां पर है डियर स्टूडेंट, तो मेरठ में पड़ता है। और सबसे पश्चिमी की बात किया जाए तो इसका सबसे पश्चिमी क्षेत्र जो है वह सुतका गेंडोर है। और सुतका गेंडोर अभी मैंने जस्ट बताया था डियर स्टूडेंट कहां पर पाया जाता है, तो बलूचिस्तान में पाया जाता है। बलूचिस्तान कहां पर है डियर स्टूडेंट, आप सभी लोग जानते हैं पाकिस्तान में है। और कौन सी नदी है, तो दास्क नदी है। तो हम लोगों ने सैंधो सभ्यता के क्षेत्र विस्तार को देखा, सबसे उत्तरी, सबसे दक्षिणी, पूर्वी एवं पश्चिमी क्षेत्र को देखा, साथ ही साथ नदी को देखा। तो आइए चलते हैं, हेडिंग करते हैं। हेडिंग करेंगे आप लोग जो है सैंधो सभ्यता का क्षेत्र विस्तार। आप लोग डियर स्टूडेंट घबराइए बिल्कुल मत, बस एक बार जो है पूरा कंप्लीट टॉपिक पढ़िए, आपको फिर इधर उधर भटकने का जरूरत नहीं पड़ेगा। और साथ ही साथ जो है बस इतना करिएगा कि आप लोग निरंतर जो है जुड़े रहिएगा। चलिए हेडिंग हम लोगों का क्या है, सैंधो सभ्यता का क्षेत्र विस्तार। सैंधो सभ्यता का क्षेत्र विस्तार। हम लोग सैंधो सभ्यता का क्षेत्र विस्तार देखने वाले हैं। और क्षेत्र विस्तार हमने कितने देशों में बताया इसका देखने को मिलता है डियर स्टूडेंट, तो 3 देशों में देखने को मिलता है। हम लोग पूरा डाटा बना के समझने वाले हैं ताकि आप लोगों को पूरी तरह से याद रहे। वह कौन कौन से 3 जो है देश हैं, तो पहला हमने बताया डियर स्टूडेंट अफगानिस्तान। अफगानिस्तान और अफगानिस्तान के अंतर्गत कौन कौन सा क्षेत्र हमने बताया डियर स्टूडेंट, तो अफगानिस्तान के अंतर्गत मैंने 2 क्षेत्र बताया। पहला कौन सा बताया, तो मुंडी, आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा डियर स्टूडेंट, मुंडी गाक और सुतगोई, मुंडी गाक और सुतगोई। और दूसरा हमने क्या बताया आप लोगों को, पाकिस्तान बताया था। तो आइए देखते हैं पाकिस्तान का वो कौन कौन सा क्षेत्र था। पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो इसके 3 क्षेत्र में इसका जो है विस्तार देखने को मिलता है। वह कौन कौन सा है डियर स्टूडेंट, तो हमने पहला बताया था बलूचिस्तान, और दूसरा अगर बात किया जाए तो वह कौन सा क्षेत्र था, तो सिंध प्रांत। और नेक्स्ट अगर हम बात करें कौन सा था, तो पंजाब प्रांत। अब इसके क्षेत्र को हम लोग देखेंगे जो है डियर स्टूडेंट, 1 मिनट मार्कर दूसरा थोड़ा ले लें ताकि आप लोगों को साफ दिखाई दे। आइए अब अगर हम बात करें बलूचिस्तान क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आते थे, तो एक एक हम लोग एक एक का अध्ययन किया जाएगा। बलूचिस्तान क्षेत्र के अंतर्गत जो है पहले की अगर बात करें तो सुतका कोह नामक क्षेत्र था। दूसरे क्षेत्र की बात करें तो सुतका गेंडोर। और नेक्स्ट अगर हम बात करें अगला कौन सा था, तो डाबरकोट के बाद अगर हम बात करें कौन सा क्षेत्र था, तो बालाकोट। यानी बलूचिस्तान प्रांत के अंतर्गत कितने क्षेत्र हो गए डियर स्टूडेंट, तो 4 क्षेत्र हो गए, सुतका गेंडोर, डाबरकोट और बालाकोट। आइए अब हम लोग सिंध प्रांत के अंतर्गत देखते हैं कि कौन कौन से क्षेत्र थे। तो सिंध प्रांत के अंतर्गत डियर स्टूडेंट कौन कौन से क्षेत्र थे, तो सिंध प्रांत के अंतर्गत पहला जहां से हमें बृहद स्नानागार मिला था,
अब आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे जो है मोहनजोदड़ो। पहला कौन सा हो गया डियर स्टूडेंट? तो मोहनजोदड़ो नामक स्थल था। नेक्स्ट अगर हम बात करें कौन सा था, तो चन्नू दड़ो भी जो है पाकिस्तान के किस प्रांत में है? तो सिंध प्रांत में है, आप लोग बताएंगे। और अगर नेक्स्ट की बात किया जाए कौन सा क्षेत्र था, तो जुडेर जोदड़ो। कौन सा था? जुडेर जोदड़ो। जुडेर जोदड़ो के बाद आमरी कौन सा था डियर स्टूडेंट? तो आमरी, और आमरी के बाद कौन सा था? तो आमरी के बाद था डियर स्टूडेंट कोट्टादीजी। कौन सा था? कोट्टादीजी। ये सिंध प्रांत के क्षेत्र थे। मोहनजोदड़ो, चन्नूदड़ो, जुडेर जोदड़ो, आमरी और कोट्टादीजी। और पंजाब प्रांत की अगर बात किया जाए डियर स्टूडेंट, तो आइए हम लोग पंजाब प्रांत के अंतर्गत भी देख लेते हैं कि पंजाब प्रांत के अंतर्गत वह कौन कौन से क्षेत्र थे। तो पंजाब प्रांत के अंतर्गत हम लोग जिसका अध्ययन कर रहे हैं वही पहले आ जाएगा। हड़प्पा नामक स्थल कहां पर था? तो पाकिस्तान में था। और पाकिस्तान के किस क्षेत्र में था? तो पंजाब प्रांत में था। हड़प्पा हो गया, डेरा इस्माइल हो गया, डेरा इस्माइल, आप लोग इस भी इस्माइल करते रहिए। और नेक्स्ट अगर बात किया जाए तो रहमान डेरी हो गया, रहमान डेरी। और रहमान डेरी के बाद अगर हम बात करें तो कौन सा था? तो आमरी कह रहे हैं, आमरी के गुमला और जलीलपुर था। कौन सा था डियर स्टूडेंट? तो गुमला, और अगला कौन सा था? जलीलपुर। आप लोग को दिखाई दे रहा है ना, जलीलपुर। ठीक है, अब हम लोग ये इसके क्षेत्र हो गए। हमने बताया अफगानिस्तान के जो है अफगानिस्तान में दो क्षेत्र देखने को मिलता है, मुंडीगात और सुतगोई। और बलूचिस्तान के अंतर्गत कौन कौन से मिलते हैं? जो है सुक्का कोट, सुक्का गेंडो, डाबरकोट, बालाकोट। सिंध प्रांत के अंतर्गत कौन कौन से मिलते हैं? तो मोहनजोदड़ो, चन्नूदड़ो, जुडेर जोदड़ो, आमरी और कोट्टादीजी। जबकि पंजाब प्रांत के अंतर्गत कौन कौन से मिलते हैं? तो हड़प्पा मिलता है, डेरा इस्माइल, रहमान डेरी, गुमला और जलीलपुर इसके जो है पुरातात्विक साक्ष्य हैं, स्थल हैं। आइए अब हम लोग देखते हैं। और तीसरा कौन सा वह देश था? तो अपना प्यारा भारत। और भारत के अंतर्गत इसके बहुत से स्थल मिलते हैं जो हम लोग स्पेशल तरीके से आगे पढ़ेंगे। अब आइए हम लोग देखते हैं इसका दक्षिणी विस्तार और उत्तरी विस्तार, पूर्वी तथा पश्चिमी विस्तार। तो आई होप आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे या आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर आगे बढ़े। चलिए आइए देखते हैं हम लोग उत्तरी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी, पश्चिमी और पूर्वी इसके क्षेत्र को देखा जाता है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए हम एक डाटा बनाते हैं जिससे आप लोगों को समझने में आसानी होगा। ये हम कह सकते हैं, आप लोग सभी लोग जानते होंगे, उत्तरी क्षेत्र है। इसको हम लोग दक्षिणी क्षेत्र के नाम से जान सकते हैं। ये रहा पश्चिमी और पूर्वी। आइए एक एक पॉइंट पर हम लोग चर्चा करते हैं। सबसे अगर उत्तरी की बात करें तो उत्तरी के अंतर्गत हमने क्या बताया था? मांडा। कौन सा क्षेत्र है डियर स्टूडेंट? मांडा है। और मांडा पड़ता कहां पर है? तो मांडा J&K में पड़ता है, अर्थात जम्मू कश्मीर में पड़ता है। नदी कौन सा है डियर स्टूडेंट? अगर नदी की बात करें तो नदी कौन सा है? तो नदी चिनाब नदी है। कौन सा नदी है? चिनाब नदी। और सबसे दक्षिणी की अगर बात करें तो सबसे दक्षिणी क्षेत्र कौन सा था इसका? तो दैमाबाद था। और दैमाबाद डियर स्टूडेंट कहां पर पड़ता है? तो दैमाबाद पड़ता है महाराष्ट्र में। कहां पर पड़ता है? महाराष्ट्र में। और नदी की अगर हम बात कर लें कि नदी कौन सी थी, तो नदी गोदावरी, या आप कह सकते हैं प्रवरा नदी के तट पर था। किस नदी के तट पर था? प्रवरा नदी के
तट पर था। अगर हम पूर्वी की बात करें, इसका पूर्वी क्षेत्र कौन सा था, तो इसका पूर्वी क्षेत्र जो है आलमगीरपुर था। कौन सा था? आलमगीरपुर था। और आलमगीरपुर कहां पर पड़ता है डियर स्टूडेंट? तो आलमगीरपुर कहां पर पड़ता है? मेरठ में पड़ता है। और नदी की अगर हम बात कर लें कि नदी कौन सी थी सर, तो नदी हिंडन नदी थी। कौन सी नदी यहां पर बहती है? तो हिंडन नदी। सबसे पश्चिमी की बात किया जाए तो सबसे इस जो है इसका पश्चिमी क्षेत्र कौन सा होता है? सुतका गेंडोर होता है। और अभी हम लोगों ने देखा था कि सुतका गेंडोर कहां पर उपस्थित है, तो आप बोलेंगे कि बलूचिस्तान में है। और बलूचिस्तान कहां पर पड़ता है? तो बलूचिस्तान पाकिस्तान में पड़ता है। नदी कौन सी है सर? तो नदी की अगर हम बात करें तो नदी है दास्क नदी। कौन सी नदी के तट पर है? दास्क नदी के तट पर है। हम लोगों ने सैंधो सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल को देखा गया, दक्षिणी को देखा गया, पूर्वी को देखा गया और पश्चिमी को देखा गया। अगर हम बात करें पूर्व से उत्तर से दक्षिण की इसकी लंबाई कितना है डियर स्टूडेंट? तो उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है यह 1600 किलोमीटर है। कितना है? 1600 किलोमीटर। और अगर पूरब से पश्चिम की हम बात करें कि पूरब से पश्चिम की इसकी लंबाई कितनी है, तो 1400 किलोमीटर है। कितना है डियर स्टूडेंट? 1400 किलोमीटर है। अगर हम सैंधो सभ्यता के आकार की बात कर लें कि इसका आकार कैसा है, तो इसका आकार त्रिभुजाकार है। कैसा है? त्रिभुजाकार है। अगर हम इसके कुल क्षेत्रफल की बात कर लें कि सैंधो सभ्यता का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो इसका कुल क्षेत्रफल 12,99,600 वर्ग किलोमीटर है। क्या है डियर स्टूडेंट? 12,99,600 वर्ग किलोमीटर है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अभी तक हम लोगों ने क्या क्या अध्ययन किया? सैंधो सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता में अंतर देखा गया। सैंधो सभ्यता का क्षेत्र विस्तार देखा गया। क्षेत्र विस्तार के अंतर्गत डियर स्टूडेंट हम लोगों ने 3 देशों में देखा, जो है अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत। अफगानिस्तान के कौन कौन से क्षेत्र थे? तो मुंडीगाग था और सुतगोई था। और पाकिस्तान के 3 प्रांत थे, बलूचिस्तान, सिंध प्रांत और पंजाब प्रांत। बलूचिस्तान प्रांत के अंतर्गत जो है कौन कौन से आए क्षेत्र थे? तो सुतका गेंडोर, सुतका कोट, डाबरकोट, बालाकोट। और सिंध प्रांत के अंतर्गत अगर बात किया जाए तो मोहनजोदड़ो, चन्नूदड़ो, उसके बाद हमने बताया जुडेर जोदड़ो, आमरी और कोटदीजी। पंजाब प्रांत के अंतर्गत अगर बात किया जाए कौन कौन से क्षेत्र थे डियर स्टूडेंट? हड़प्पा था। हड़प्पा के बाद कौन सा था? डेरा इस्माइल, रहमान डेरी, जलीलपुर, गुमला, ये इसके क्षेत्र थे। सबसे उत्तरी बिंदु मांडा, सबसे दक्षिणी जैमाबाद, सबसे पूर्वी आलमगीरपुर और सबसे पश्चिमी सुतका गेंडोर, है ना। उसके बाद अगर बात किया जाए तो भारत का करें, सैंधो सभ्यता का क्षेत्रफल कितना है? 12,99,600 वर्ग किलोमीटर है। और सैंधो सभ्यता का आकार कैसा है? तो त्रिभुजाकार है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोग नोट करेंगे या स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर आगे बढ़ा जाता है। अगली हेडिंग करेंगे सैंधो सभ्यता का कालक्रम, यानी इसका समय कितने से कितने तक रहा, इसको देखा जाएगा। चलिए आइए समझते हैं। हेडिंग करेंगे सैंधो सभ्यता का कालक्रम। आप लोग को जहां भी कहीं भी समस्या हो तो आप लोग कमेंट के माध्यम से जो है पूछ सकते हैं। कोई भी प्रश्न हो उसको आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी हमारा जो है कांटेक्ट नंबर भी है, उस पे भी आप उसके जो है व्हाट्सएप पे भी आप क्वेश्चन को अपने भेज सकते हैं। जैसे ही टॉपिक कंप्लीट होगा हम लोग पीवाईक्यूज को सॉल्व करेंगे, उसके कॉन्सेप्ट को देखेंगे। और हाँ दोस्तों, आप लोग अपने यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। चलिए अब हम लोग देखने वाले हैं सैंधो सभ्यता का कालक्रम। सैंधो
सभ्यता का कालक्रम। यानी अगर हम बात करें सैंधव सभ्यता के कालक्रम की, तो सैंधव सभ्यता के कालक्रम को लेकर इतिहासकारों में या पुरातत्वविदों में आज भी जो है विवाद है। कई सारे इतिहासकार हैं, कई सारे पुरातत्वविद हैं जो इसका समय अलग अलग बताते हैं। जैसे अगर बात किया जाए 2500 बीसी से 1500 बीसी, मार्टिमर व्यूलर महोदय बताते हैं कि सैंधव सभ्यता की जो उत्पत्ति हुई थी जो है कब हुई थी 2500 बीसी में, और समाप्त कब हुई थी तो 1500 बीसी में। किसने बताया? मार्टिमर व्यूलर महोदय ने बताया। नेक्स्ट अगर बात किया जाए 2350 बीसी से जो है 1750 बीसी किसने बताया था तो डीपी अग्रवाल महोदय बताते हैं, है ना। और अगर हम बात करें जॉन मार्शल महोदय हो गए, जॉन मार्शल जिनके नेतृत्व में दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज किया था। इन्होंने बताया कि सैंधव सभ्यता की जो उत्पत्ति हुई है वो कहां जो है कब से कब हुई है 3250 बीसी से लेकर 2750 बीसी इसका समय काल रहा। और अगर बात किया जाए मैके महोदय जो है ये बताते हैं कि 2800 से 2500 बीसी इसका कालक्रम रहा है। और रेडियो कार्बन विधि की अगर बात किया जाए तो ये भी 2350 बीसी से 1750 बीसी बताता है। तो आइए अलग अलग इतिहासकारों ने जो बताया है उसको नोट कर लिया जाता है, उसी प्रकार से डाटा बनाएंगे जैसे हम लोग अभी तक बनाते आ रहे हैं। मार्टिमर व्यूलर के अनुसार आप लोग इस ऐसे लिखेंगे, मार्टिमर व्यूलर कितना बताते हैं तो इन्होंने बताया सैंधव सभ्यता की जो समय काल 2500 बीसी से 2500 बीसी टू 1500 बीसी इसके अनुसार है डियर स्टूडेंट मार्टिमर व्यूलर। अगले इतिहासकार या पुरातत्वविद कौन से आते हैं? डीपी अग्रवाल। डीपी अग्रवाल इन्होंने इसका कालक्रम 2350 बीसी से 1750 बीसी माना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें जॉन मार्शल महोदय के अनुसार, जॉन मार्शल के अनुसार इन्होंने 3250 से बीसी से कितना माना है 2750 बीसी माना है। और प्रोफेसर मैके क्या बताते हैं? इन्होंने बताया, लिख लेंगे प्रोफेसर मैके के अनुसार इन्होंने बताया सैंधव सभ्यता का 2800 बीसी से 2500 बीसी सबसे कम समय काल किसने बताया है सैंधव सभ्यता का तो प्रोफेसर मैके महोदय ने बताया है। और रेडियो कार्बन विधि जो कि यही जो है सर्वाधिक मान्य तिथि भी है, तो रेडियो कार्बन विधि कितना बताया है तो 2350 से 1750 बीसी बताया है। और सर्वाधिक मान्य की अगर बात किया जाए तो सर्वाधिक मान्य तिथि क्या है तो 2350 बीसी से लेकर 1750 बीसी है। ये सैंधव सभ्यता का कालक्रम रहा। डियर स्टूडेंट, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम लोग अगर बात करें तो कहां बढ़ने वाले हैं, जैसे मैंने डाटा बनवाया था पहले दिन कि किस प्रकार से हम लोग पढ़ेंगे सैंधव सभ्यता को, सेम वैसे ही समझा के आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। मार्टिमर व्यूलर महोदय ने बताया 2500 बीसी से 1500 बीसी, डीपी अग्रवाल महोदय ने 2350 बीसी से 1750 बीसी, जॉन मार्शल महोदय 3250 से 2750 बीसी। डियर स्टूडेंट, यहां बीसी कर लेंगे।
प्रोफेसर मैके महोदय बताए 2800 बीसी से 2500 बीसी। रेडियो कार्बन विधि कितना बताता है, तो 2350 बीसी से 1750 बीसी बताता है। और सर्वाधिक मान्य तिथि भी अगर हम बात करें जो है कौन सा है, तो रेडियो कार्बन विधि है, जो कि 2350 से कितना है, 1750 बीसी। अगली हेडिंग अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो हेडिंग करेंगे डियर स्टूडेंट, सैंधव सभ्यता के प्रमुख नगर और वहां से मिले साक्ष्य। आइए आप लोग नोट कर लिए होंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे, आगे बढ़ते हैं। सैंधव सभ्यता के प्रमुख नगर सैंधव सभ्यता के प्रमुख नगर और वहां से मिले साक्ष्य। ये हमारी हेडिंग है डियर स्टूडेंट। और अब हम लोग एक एक नगर का अध्ययन किया जाएगा। और पहला नगर आप लोग जिसको हम लोग पढ़ रहे हैं यानी हड़प्पा, तो पहली हेडिंग इसके अंतर्गत आप लोग कर लेंगे हड़प्पा नामक स्थल। अब अगर हम बात करें हड़प्पा की, तो आप सभी लोग जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया था। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज इसी प्रकार से हम लोग पढ़ेंगे डियर स्टूडेंट, जैसे अभी तक हम लोग पढ़ते आए हैं। डाटा बना के ही एक जो है पॉइंट लिखेंगे खोज, इसकी खोज किसने किया था। फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट हम लोग जो है देखेंगे, ये क्षेत्र यानी ये पड़ता कहां पर है, सैंधव जो है इसका क्षेत्र पर चर्चा किया जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो किस नदी के तट पर है, नदी की बात किया जाए, किस नदी पर ये के तट पर पड़ता है। और अगर क्षेत्र की बात किया जाए लोकेशन हो गया। और वहां से मिले अगर बात किया जाए साक्ष्य कौन कौन से थे, उस पर चर्चा किया जाएगा। जैसे अगर हड़प्पा सभ्यता की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया था डियर स्टूडेंट, तो हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया था, दयाराम साहनी ने किया था। किसने किया था, दयाराम साहनी ने किया था। सर कब किए थे, तो 1921 में किए थे। ईस्वी लिख लेंगे, 1921 ईस्वी में किए थे। अगर हम बात करें कि सैंधव सभ्यता का क्षेत्र क्या है, तो अभी आप लोगों ने देखा था जो है कौन सा प्रांत था, पंजाब प्रांत। आप लोग जो है जिले की अगर बात किया जाए तो मोंटगोमरी जिला था। आइए क्षेत्र पर चर्चा कर लिया जाता है। मोंटगोमरी जिला पंजाब प्रांत, और पंजाब प्रांत आ गया तो आज के समय में ये पंजाब प्रांत कहां पर पड़ता है डियर स्टूडेंट, पाकिस्तान में पड़ता है। तो आप कह सकते हैं ये कहां पर पाया जाएगा, पाकिस्तान। क्षेत्र हो गया। नदी की अगर बात करें, चलिए आप लोग नदी बताइए, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे किस नदी के तट पर पड़ता है, तो रावी नदी के तट पर पड़ता है। किस नदी के तट पर पड़ता है डियर स्टूडेंट, रावी नदी के तट पर पड़ता है। नदी आप लोग लिख लेंगे रावी नदी। कौन सी नदी हो जाएगा, रावी नदी। और रावी नदी का जो वैदिक नाम था, इसी को परुश्री के नाम से जानते थे। किस नदी के नाम से जाना जाता था, परुश्री नदी के नाम से जाना जाता था। रावी नदी के बाएं तट पर ये जो है हड़प्पा स्थल है या दाएं तट पर है डियर स्टूडेंट, तो रावी नदी के बाएं तट पर। अगला पॉइंट लिख लेंगे इसमें, बाएं तट पर स्थित है। किस तट पर है, बाएं तट पर। खोज दयाराम साहनी 1921 में। क्षेत्र क्या है, मोंटगोमरी जिला पंजाब प्रांत। वर्तमान में आप लिख सकते हैं, वर्तमान में साहिवाल जिला लिख सकते हैं, साहिवाल क्षेत्र। ठीक,
अगर हम बात करें साक्ष्य का, हड़प्पा नामक स्थल से साक्ष्य क्या क्या मिले हैं, तो जो आप लोग जो है प्रमुख इसके साक्ष्य हम लोग पढ़ेंगे, स्वास्तिक का चिन्ह। आप अपने घरों में जो है शुभ के लिए किसका जो है चिन्ह बनवाते हैं, तो स्वास्तिक का चिन्ह कहां से मिला था डियर स्टूडेंट, स्वास्तिक का चिन्ह। और स्वास्तिक का चिन्ह कैसे बनता है डियर स्टूडेंट, ये जो चिन्ह होता है इसे स्वास्तिक का चिन्ह बोला जाता है। और ये कहां से मिला था, तो हड़प्पा नामक स्थल से मिला था। नेक्स्ट अगर बात किया जाए तो कौन क्या मिला था, अन्नागार मिला था। तो अन्नागार कितने कमरों का था डियर स्टूडेंट, तो अन्नागार का साक्ष्य मिला था। और कितने कमरों का था, तो 6 कमरों का था। नेक्स्ट अगर साक्ष्य की बात किया जाए, यहां से प्रमुख साक्ष्य क्या मिला था, तो श्रमिक आवास मिला था। कौन सा आवास मिला था, श्रमिक आवास का साक्ष्य मिला। और श्रमिक आवास के साथ साथ यहां पर अगर बात किया जाए तो प्रशासनिक भवन का भी साक्ष्य मिला था। कौन सा मिला था, प्रशासनिक भवन का भी साक्ष्य मिला था। और अगर हम बात करें तो मैं अब ऊपर लिखता हूं, आई होप आप लोग को दिख रहा होगा। साक्ष्य की अगर बात करें तो हमने पहला क्या बताया, स्वास्तिक का चिन्ह, अन्नागार कितने कमरों का, 6 कमरों का, श्रमिक आवास कहां से मिला था, तो हड़प्पा से, प्रशासनिक भवन कहां से मिला था, हड़प्पा से मिला था। और कब्रिस्तान का भी साक्ष्य कहां से मिला था, तो हड़प्पा से मिला था, कब्रिस्तान। और वह कब्रिस्तान को किस नाम से जाना जाता है, तो R37 और यचार, R37 और यचार नामक कब्रिस्तान का साक्ष्य कहां से मिला था डियर स्टूडेंट, तो हड़प्पा नामक स्थल से मिला था। और अगर बात किया जाए स्केल हो गया, स्केल का साक्ष्य कहां से मिला था डियर स्टूडेंट, स्केल हो गया, तामीज हो गया, क्या हो गया, तामीज हो गया, और भट्ठी हो गया, लॉकेट हो गया, लॉकेट का साक्ष्य। और अगर हम बात करें जो है भट्ठी का साक्ष्य कहां से मिला था, तो हड़प्पा से मिला था। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। हड़प्पा नामक स्थल की खोज देखा गया। क्षेत्र कहां पर पाया जाता है, मोंटगोमरी जिला, पंजाब प्रांत, पाकिस्तान में पड़ता है। नदी कौन सी है, रावी नदी। रावी नदी का वैदिक नाम क्या है डियर स्टूडेंट, तो परसड़ी नदी के नाम से जाना जाता है। और इस नदी के दाएं तट पर या बाएं तट पर, तो बाएं तट पर स्थित है। साक्ष्य हमने बताया, स्वास्तिक का चिन्ह, अन्नागार, श्रमिक आवास, प्रशासनिक भवन, कब्रिस्तान R37 और यचार कब्रिस्तान, स्केल हो गया, ताबीज हो गया और भट्ठी हो गए। इन सभी का साक्ष्य, मोहर भी आप लिख सकते हैं, मोहर का भी साक्ष्य मिला था। मोहर का साक्ष्य भी कहां से मिला था, तो हमारे हड़प्पा नामक स्थल से मिला था। आई होप डियर स्टूडेंट आप लोगों को समझ में आया होगा। अगली हेडिंग करेंगे जो है मोहनजोदड़ो, और मोहनजोदड़ो हेडिंग करेंगे। और मोहनजोदड़ो का अध्ययन जो है हम लोग कल करेंगे, इस पर चर्चा परिचर्चा कल करेंगे। आई होप आज जो कुछ भी पढ़ा गया आप लोगों को समझ में आया होगा। हम लोग आज पढ़े क्या क्या, तो हम लोगों ने पहला हेडिंग पढ़ा कि सिंधु सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता में अंतर। दूसरा पढ़ा गया सिंधु सभ्यता का क्षेत्र विस्तार, 3 देशों में देखने को मिला जो है अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत। फिर नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ा सिंधु सभ्यता का कालक्रम, यानी कौन से इतिहासकार कितने से कितने के बीच में इनका समय बताते हैं। फिर हम लोगों ने जो है सिंधु सभ्यता के प्रमुख जो है स्थल या वहां से मिले साक्ष्य का अध्ययन किया गया, और उसमें हड़प्पा नामक स्थल पर अध्ययन किया गया। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। डियर स्टूडेंट, आप अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो है परम ज्ञान एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए मिलते हैं फिर, तब तक के लिए आप सब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी पढ़ाई लिखाई सुचारू रूप से करते रहिए। आप सबका थैंक यू, धन्यवाद।